प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। जय आरसीएम। आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम। प्रणाम। जय जय आरसीएम। आरसीएम। मेरा चार्ज। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का जिस अंदाज में आप लोगों ने सर का वेलकम किया। तो बिल्कुल आपकी जोरदार वेलकम के बीच में इनवाइट कर रहा हूँ प्रहलाद सर को। वेलकम भाई साहब। थैंक यू रामानंद जी। जय आरसीएम सभी को। देखिए कि आज का जो अपन ने टॉपिक लिया था कि विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आवाज आ रही मेरी क्लियर? जी सर। यस सर। पीछे से कोई अगर आवाज आ रही हो तो थोड़ा सा आप उसको जी सर। सभी साथियों को बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत वेलकम आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसा कि आज का टॉपिक है कि विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो विजन से पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि आखिर लोगों में विजन क्यों नहीं आ पाता, लोग बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हैं, लोग बड़ा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पाया कि लोग अधिकांशतः लोगों के मन में भय होता है कि अगर मैं काश नाकामयाब हो गया तो, मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा अगर लोगों ने मना कर दिया तो, अगर मैं लोगों की लिस्ट बनाऊंगा तो उस समय वो भय रहता है कि ये मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। इस तरीके से उस भय के चक्कर में वो व्यक्ति कभी भी बड़ा सोच नहीं पाता और उसका विजन कभी भी बड़ा क्लियर हो ही नहीं पाता। जब किसी के मन में भय होता है तो उसका जो है कि दिमाग जो है सोचना कम कर देता है, प्लस उसकी जो प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी वो प्रोडक्टिविटी कर नहीं पाता। कुछ लोग भय के हिसाब से, क्योंकि भय कब होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे को बार बार कि गिर जाते हैं या कुछ हो जाता है, ऊपर चढ़ते हैं गिरते हैं तो कि बेटा गिर जाएगा, कुछ कर जाएगा, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका होता कि भय कि मैं ये करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। बिजनेस करने की या किसी करने की बात करते हैं तो ये तेरे बस की बात नहीं है, अपने बाप दादाओं ने नहीं किया। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में भय बैठ जाता है। जो ही हम बड़े होते हैं तो हमारे पास क्या, हमारी तार्किक बुद्धि आती है कि नहीं ऐसा करना चाहिए। लेकिन तर्क जो है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, अगर हम पूरे माइंड की अगर भाग करें तो हमारे 10 भाग हैं। उस 10 भाग में से एक भाग जो है वो तार्किक करता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन 9 भाग जो है वो करने नहीं देते हैं उसको। जो हमारा तार्किक बुद्धि है वो एक तरीके से इस तरह से मानो कि हमारा एक चौकीदार है मकान का, और जब बाहर कोई शोरगुल होता है तो अंदर से मकान का मालिक आता है और उसको बोलता है कि यार ये बाहर शोरगुल क्यों हो रहा है, उसको डांट देता है। देन जब वो मकान मालिक वापस अंदर चला जाता है तो वो चौकीदार सोचता है कि हाँ यार ऐसा शोरगुल तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही जो खजाना छुपा हुआ है वो खजाना छुपा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड से उस भय को निकाल नहीं पाते हैं। तो ये इस भय की वजह से आदमी कभी भी बड़ा सोच नहीं पाता और जीवन में कभी भी बड़ा नहीं कर पाता। भय के बाद दूसरा क्या है कि कुछ लोग भाग्य के भरोसे होते हैं। जब आदमी 20-21 साल का होता है, जब काम करने होता है तो वो कर्म को करता है, लेकिन जब कर्म करता है और कर्म करने के बाद जब उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो छोड़ता है यार मेरे भाग्य में नहीं है। ये जो युवा अवस्था है ये कर्म और भाग्य इस दोनों के बीच में चलती है, और कर्म और भाग्य के बीच में चलती है कि यार कि कभी कर्म कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं मिल रहा तो क्या यार मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। जबकि उसको कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं कि यार कि ठीक है प्लान क्या दिखाना यार, मेरे भाग्य में होगा तो वैसे आ जाएगा। बाहर का स्टेशन कैसे डेवलप करना है यार कि मेरे भाग्य में होगा तो वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। तो लोग जो है कि भाग्य के भरोसे रहते हैं, अधिकांशतः काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाग्य भी जो क्या है कि भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग
कभी भी बड़े कामयाब हासिल नहीं करते हैं। तो हमें अगर विजन देखना है तो हमें भय और भाग्य को इससे हमारे को इससे दूर जाना पड़ेगा। और तीसरा जो है कि लोग भगवान के भरोसे रहते हैं। और भगवान के भरोसे क्या है कि यार कि मेरे ईश्वर जो करेगा वो मंजूर। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी से बताता हूँ कि दो दोस्त थे, दोनों दोस्तों ने मिलके एक जमीन ली और जमीन लेके एक दोस्त है जो कि खेती करता था, उसमें धान उगाता था, फसलें बोता था, सब्जियां उगाता था, और दूसरा है जो कि हरदम भगवान की पूजा करता था। वो 24 घंटे पूजा में लीन रहता था और जो ही उस फसल पकती तो वो उसका हिस्सा मांग लेता है कि आधा हिस्सा मेरा है, और वो व्यक्ति भी उसको आधा हिस्सा देता रहता है। कुछ दिन निकलते हैं, कुछ साल निकलते हैं। साल निकलने के बाद में उस व्यक्ति के मन में आता है कि यार कि सारा काम तो मैं करता हूँ और ये आधा फसल बैठा बैठा आधा हिस्सा ले लेता है। तो उसने कहा कि मैं ये हिस्सा तो अब के नहीं दूंगा कि तुमने क्या किया खेत पे। बात बढ़ जाती है, वो राजा के पास जाते हैं और राजा के पास जाके बोलते हैं कि हमने इस तरह से खेती ली और जमीन ली हमने, और जमीन में खेती ये करता है और मेरा हर साल मुझे आधा हिस्सा दे रहा है, लेकिन इस साल आधा हिस्सा नहीं दे रहा है। तो राजा ने क्या किया कि चलो ठीक है कि इसका निर्णय कल करेंगे। दोनों को एक एक बोरी गेहूं दिया और कहा कि जो इसको कल साफ करके लाओ दोनों देखें, कल फिर निर्णय करेंगे। तो जो व्यक्ति मेहनती था, जो कर्म करता था, उसने रात भर लग के उस गेहूं की बोरी को साफ किया, उसमें से कचरा भी निकाला, साफ किया और दूसरे दिन राजा के पास लेके चला गया। और जो दूसरा व्यक्ति था वो भगवान की पूजा करता रहा और भगवान से ये कहता रहा कि भगवान मेरे इस गेहूं को साफ कर दो, भगवान मेरे इस गेहूं को साफ कर दो, भगवान मेरे इस गेहूं को साफ कर दो। लेकिन और सुबह उसी बोरी को वहाँ ले जाके राजा के पास लेके चला जाता है। तो अब राजा देखते हैं कि उसकी बोरी में गेहूं का कचरा सब कुछ वैसा ही है। तो राजा उससे पूछते हैं कि तेरा क्या हुआ, कि गेहूं कचरा साफ हो गया, देख इसके कचरे के गेहूं कितना साफ है और तुम्हारे गेहूं में इतना कचरा है। तो तुमने क्या किया है कि मैं भगवान की पूजा करता रहा और भगवान को बोला कि भगवान कचरा साफ कर दो, कचरा साफ कर दो। तो उसने कहा कि इस गेहूं पे अधिकार टोटल इस व्यक्ति का है, तुम्हारे इस दोस्त का, क्योंकि कर्म करता है और तुम कर्म नहीं सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहते हो, इसीलिए तुम्हारे गेहूं में ये कचरा पड़ा हुआ है और इसके गेहूं साफ है, तो गेहूं सारे इसके हुए। और जब इससे उसने सीख ली और दोनों मिलके काम करने लगे और अपनी फसल को बढ़िया उगाने लगे। तो तात्पर्य यह है कि अगर हम केवल भगवान और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे, लोगों से कांटेक्ट नहीं करेंगे, लोगों के साथ होम मीटिंग नहीं करेंगे, तो भाग्य और भगवान के भरोसे कुछ हो नहीं सकता। और जब तक हमारे मन में भय रहेगा, भाग्य के भरोसे हम बैठे रहेंगे और भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, जब तक हमारे जीवन में कभी भी बड़ा जो है काम हो नहीं पाएगा। अभी 2021 में हमारे पास जैसे भी हुआ हो, लेकिन 2022 के अंदर अगर हम इन तीनों चीज़ों से मुक्त होकर 2022 में एक बड़े तरीके से हमारे को लॉन्च करना है और बड़ा बिजनेस हमारे को करना है। ठीक, देखिए कि बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं जानने बराबर है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ों को जानते हैं, लोगों को आप कांटेक्ट कैसे करना ये आपको जानते हैं, लोगों को प्लान कैसे दिखाना ये जानते हैं, प्रोडक्टों के बारे में आप जानते हैं, आप कंपनी के प्लान के बारे में जानते हैं, होम मीटिंग कैसे करनी ये जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं जानने के बराबर है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि देखिए कि जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग 21st सेंचुरी का बिजनेस है, ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। ये 21वीं सदी का व्यवसाय मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की जो 21वीं सदी का व्यवसाय 21st सेंचुरी बिजनेस, इस किताब में वो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है कि 21वीं सदी का व्यवसाय है। आज 2020 तक 20वीं सदी इंडस्ट्री की थी, लेकिन 21वीं सदी जो है कि ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है, ये स्टेज का बिजनेस है। तो स्टेज का बिजनेस के ऊपर हम जो है कि स्टेज के बिजनेस है, और आप सारे खुश नसीब है कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हैं। ये 21वीं सदी का व्यवसाय है। तो ये क्या है, विजन। हम बात करते हैं विजन, यानी कि विजन का मतलब क्या है कि दूरदृष्टि। विजन का मतलब है कि दूरदृष्टि। विजन, डायरेक्ट सेलिंग, इंडिया, यहाँ 3 शब्द है, विजन, डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया। हम विजन की बात करते हैं कि विजन क्या है कि अब आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का जो है कि इंडिया में बूम आने वाला है। लेकिन हम इस पे बात करते हैं कि विजन किसे कहते हैं। विजन कहते हैं कि भविष्य के बारे में सोचना
या योजना बनाने की क्षमता को हम विजन कहते हैं। यानी कि हम अभी नहीं, हम 10 साल 20 साल 50 साल की देखते हैं, बाद की बात देखते हैं। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो आज की नहीं सोचते हैं, वो 50 साल बाद की सोचते हैं। तो विजन कहते हैं कि भविष्य के बारे में सोचना और उनकी योजना बनाने की क्षमता को हम विजन कहते हैं। और बुद्धि की कल्पना के साथ भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं उनकी मानसिक तस्वीर बनाते हैं कि ऐसा होगा, विजुलाइज करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। तो हम बोलते हैं कि विजन। और ये भय, भाग्य और भगवान के भरोसे की वजह से हम न इतना बड़ा सोच सकते हैं और न इतना बड़ा हम कुछ कर सकते हैं। तो विजन का मतलब है कि दूरदर्शिता, हमारे को आगे की सोचने को हम विजन कहते हैं। दूसरा शब्द है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ होता है कि उपभोक्ताओं के द्वारा, यानी कि जो भी हम डायरेक्ट सेलिंग में, जो डायरेक्ट सेलर है, उस डायरेक्ट सेलर के द्वारा उपभोक्ताओं को डायरेक्ट प्रोडक्ट देना, सीधे उपभोक्ताओं को सेवाएं देना, प्रोडक्ट और सेवाएं देना उसके घर घर पे। जिस तरह से कि एक उपभोक्ता जो है कि किराना की दुकान से, रिटेल की दुकान से सामान लेके आता है, वहां से नहीं लाके एक जो डायरेक्ट सेलर है वो डायरेक्ट उपभोक्ताओं को उसके प्रोडक्ट या सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, है ना। देन डायरेक्ट सेलिंग के बाद में जो है कि डायरेक्ट सेलिंग के क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के दो तरीके होती है कि एक सिंगल लेवल। सिंगल लेवल में क्या है कि जिस तरह से फ्रेंचाइजी देते हैं, तो फ्रेंचाइजी जो है कि वो भी एक तरह से सेलिंग है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग है, सिंगल लेवल मार्केटिंग है। वो सिंगल लेवल मार्केटिंग यानी कि सिर्फ जो फ्रेंचाइजी देता है वही पैसा कमाता है, लेकिन जो आगे नीचे फ्रेंचाइजी लेता है वो फ्रेंचाइजी लेने वाले के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो नीचे कोई फ्रेंचाइजी वापस डेवलप करे। और आज हम जो बात करेंगे वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करेंगे, जहां की एक जो है कि किसी को स्पॉन्सर करते हैं, किसी को फ्रेंचाइजी दे, वो वापस नीचे लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता है। यानी कि मल्टी लेवल आगे से आगे वो स्पॉन्सर करता रहता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में आज जो भी हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे तो वहां इसका तात्पर्य होगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। और विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में क्या कि इंडिया एक आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो भारत है एक आइडियल, एक आदर्श देश है। क्यों आदर्श देश है, इसकी हम कुछ डाटा के साथ हम बात करते हैं। क्योंकि भारत के अंदर 138 करोड़ की पॉपुलेशन है। अभी जहां हम भारत की बात करते हैं तो 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, जहां इतना बड़ा ये देश है। और इतना वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो देखिए कि वर्ल्ड वाइड जो है कि चाइना के बाद सबसे बड़ा देश है तो वो भारत है। तो जब इतना बड़ा देश है भारत, लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं तो इतने बड़े देश के अंदर जहां की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का अगर नामो निशान देखें तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और डायरेक्ट सेलिंग का रॉ मटेरियल क्या है, लोग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या चाहिए, लोग चाहिए। और लोग जो हैं कि लोगों की भरमार है, लोगों की भीड़ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में। और दूसरा है यंगेस्ट नेशन, यानी कि जो 20 से 35 साल के युवा की आबादी है वो सबसे ज़्यादा भारत में है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आंकड़े बोलते हैं कि देखिए कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट बोलती है कि भारत के अंदर जो है कि 10 से 24 साल के सबसे युवाओं का देश है। और जब ये युवाओं का देश है और ये युवा है, ये युवा कोई ऐसा नहीं कि निठल्ले या इनाम है, उन सब युवाओं को रोजगार चाहिए। उन सब युवाओं को रोजगार चाहिए। और युवा इंडस्ट्रीज में जो क्या है कि एक गर्म जोश, खून और काम करने का जो जोश रहता है, तो युवाओं का देश है ये, सबसे बड़ा भारत का देश है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि 54% अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर। जो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के अगर हम डाटा की बात करते हैं, देखिए कि वर्ल्ड वाइड की अगर डाटा की बात करते हैं तो जो वर्ल्ड वाइड का जो डाटा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम बात करते हैं तो ये जो वर्ल्ड के जो डाटा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर लगभग 54% अनएम्प्लॉयमेंट्स है। तो भारत के अंदर जो है कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। और युवा जो है कि कहते हैं कि एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो कि हर साल लगभग 110 करोड़ लोग जो है कि कॉलेज की डिग्रियां लेके निकलते हैं, लेकिन उसमें से रोजगार सिर्फ 10 से 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। और वो सारे युवा जो हैं कि रोजगार के लिए लालायित है। अगर हम युवाओं को अगर सही दिशा दे दें और युवाओं के पास जाके अगर हम ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करें तो उनके पास जो है कि बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। तो एक युवाओं का देश है ये। देन भारत जो है कि मोस्ट सोशली बाउंड है ये देश। यहाँ क्या है कि रिश्ते नातों का देश है।
रिश्ते नातों के देश में क्या है कि भारत के अंदर जॉइंट फैमिलीज रहती है, मामा, चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, इस तरह से अंकल। तो यहाँ क्या है कि ये सोशली बाउंड है ये देश, दोस्त और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है कि सोशली बाउंड देश है, तो इसलिए भी ये रिश्ते नातों का देश है। तो भारत में जो है कि काफ़ी ये बड़ा देश है। चौथा कारण है कि जो कि 2477 मिलियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हो रहा है भारत के अंदर, वो कितने में हो रहा है? 1,80,479 मिलियन डॉलर्स में से। यानी कि भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हो रहा वो बहुत ही कम हो रहा, नामामूली सा। अगर हम बात करते हैं कि देखिए कि इंडिया के डायरेक्ट अगर हम बात करें तो इंडिया में बिल्कुल मात्र छोटा सा टर्नओवर हो रहा है। अगर हम बाकी के देशों की अगर हम बात करें तो बाकी के देशों में बड़ा सा टर्नओवर हो रहा, लेकिन इंडिया के अंदर जो है कि बहुत ही छोटा सा टर्नओवर हो रहा। तो इसलिए इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टर्नओवर जो हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है, उसके बाद चाइना में हो रहा, उसके बाद कोरिया में हो रहा, जर्मनी हो रहा, जापान हो रहा, ब्राज़ील हो रहा, मलेशिया हो रहा, मेक्सिको में हो रहा, फ्रांस में हो रहा और ताइवान में हो रहा। यानी कि चाइना का एक छोटा सा देश है ताइवान, वो भी टॉप 10 में आ रहा, लेकिन इंडिया का कहीं नाम नहीं है। तो इतना बड़ा जो टर्नओवर हो रहा है, वो इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में जो मात्र अगर 1% से भी कम हो रहा है। लेकिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो का जो एक डाटा है कि 19-20 में कि 23,654 करोड़ का टर्नओवर हो रहा हुआ है। लेकिन भारत में अगर ये टर्नओवर का देखें तो भी अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बिल्कुल छोटा सा है ये टर्नओवर। तो इसलिए अभी जो है कि भारत में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का। तो विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम बात करें तो जब विजन की बात करते हैं तो कुछ पास्ट, कुछ प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या चल रहा है, हम इस पे बात करते हैं। पास्ट में क्या चल रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग की कैसे क्या हुआ कि हिस्ट्री को हम देखते हैं पास्ट में कि डायरेक्ट सेलिंग की क्या हिस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग जो है कि अगर हम बात करें तो ये यूएसए में स्टार्ट हुआ और 1959 में इसकी स्टार्ट हुआ ये। और 1959 में दो दोस्तों ने इसको स्टार्ट किया और दो दोस्तों से स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पर भी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, लेकिन वो चैलेंजों भरी शुरुआत हुई, चैलेंजों भरी शुरुआत हुई। द फेडरेशन, लेकिन जहाँ जो है कि 1979 का जो है ये साल डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में लिखा जाएगा, जहाँ द फेडरल ऑफ ट्रेड कमीशन एफटीसी ने एक डायरेक्ट सेलिंग को वैध माना, मल्टी लेवल मार्केटिंग को। जिस तरीके से भारत में 2011 के ऊपर जिस तरह से एक संकट काल आया था, इस तरह से अमेरिका में भी 17.5 के पास एक संकट काल आया और 4 साल तक वहाँ पर ये रहा। और 1979 में फेडरल ऑफ ट्रेड कमीशन ने ये निर्णय दिया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इलीगल नहीं है, ये लीगल है। और वो जो साल है वो एक तरीके से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और वहाँ हुआ। देन 1919 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर, विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हुई 94-95 में, लेकिन 1990 के अंदर जो है कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। और डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत होकर आज अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेल से बहुत बड़ा काम होने लग गया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की अगर हम टर्नओवर की अगर बात करें तो बहुत बड़ा होने लग गया। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर हम बात करें तो जो है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 24 अगस्त 2016 को रामविलास जी पासवान के साथ एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद में 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन पास हुई। जब ये गाइडलाइन आई, इस गाइडलाइन को जो है कि आप देख सकते हैं कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर्स, ये जो ये दिया रहा कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स nic.in के ऊपर, इस पे आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ से इसी कंज्यूमर मिनिस्ट्री अफेयर यानी कि कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट को ही डायरेक्ट सेलिंग का जो है कि भार दिया गया। और यहाँ पर जो है डायरेक्ट सेलिंग को जो कि तो ये जो है कि आपको यहाँ से हमारी गाइडलाइन मिली इसमें। और उसके बाद जो है कि जब गाइडलाइन मिली तो गाइडलाइन जब मिली और गाइडलाइन के तहत जो कि आप चैट विद सुरेंद्र बस का जब आप ये देखेंगे तो 15 एपिसोड में एक हेमंत कुमार जी पांडे को बुलाया गया था। और हेमंत कुमार पांडे साहब से वत्स साहब ने एक पूछा था कि डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन तो आ गई, लेकिन इस पे रूलिंग कब आएगी। तो हेमंत कुमार पांडे जी ने बोला था कि आप सबसे पहले टर्नओवर तो करिए कि जिस तरीके से इंश्योरेंस की जो है कि इंश्योरेंस के लिए इर्डा होता है और इंश्योरेंस का अगर टर्नओवर की बात करें तो 2,08,861 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अगर जिस तरीके से
मोबाइल का ट्राई, जो मोबाइल जो है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का जो ट्राई देखता है, अगर ट्राई का अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री का हम अगर टर्नओवर की बात करें तो 1,21,527 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्रीज का टर्नओवर है मात्र 23,654 करोड़ का। जिस दिन अगर आप और हम मिलकर अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के टर्नओवर को अगर हम बढ़ाने पे काम करेंगे तो हो सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कोई रूलिंग और कोई इस तरह से ये डिपार्टमेंट अलग से बन जाएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट जब कोई भी अगर उसके लिए अलग से अगर कोई डिपार्टमेंट बनता है उसको रूलिंग करने के लिए, तो उसके लिए स्टाफ चाहिए, पैसा चाहिए, काफ़ी चाहिए। तो जब डायरेक्ट सेलिंग का अगर इतना बड़ा टर्नओवर होगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसके लिए रूलिंग आए। देन डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करने के लिए 30 जुलाई 2019 को जो कि एक कंज्यूमर्स बिल आया था, उस कंज्यूमर बिल्स के अंदर भी एक डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र दिया गया और उस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो है कि इससे डायरेक्ट सेलिंग को एक बड़ी मान्यता मिलती है। और गाइडलाइन आने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है निरंतर बढ़ता जा रहा। अगर हम बात करें तो देखिए 2015, 17, 18, 19, 20, 21 में ये कंटिन्यूटी जो है कि डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर जो है कि बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और ये एक आप देखेंगे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्डेड 2.47 बिलियन सेल्स, जो है कि 2019 में जहां की इसका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया का जो रैंक थी 24-25 थी, वो 15 तक रैंक पे आ गया। और ग्लोबली अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो कि अगर एक साल की अगर बात करें तो 12% की ग्रोथ थी, जहाँ जबकि ओवरऑल इंडस्ट्रीज की 4.3% जो कि ग्रोथ थी। और अगर अमेरिका में अगर हम बात करें तो 0.04% डी ग्रोथ था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इंडिया की जो सीजीआर थी 3 साल की, वो आप देख रहे होंगे कि ये 16.3% सीजीआर थी। अगर इस 16% यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है, भले हमारे पास टर्नओवर 23,000 करोड़ का हो रहा है, लेकिन जो इसकी ग्रोथ रेशो सीजीआर कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट है वो हर साल बढ़ रही है और 16.3% है। जबकि अगर हम बाकी की अगर पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 0.4% या 4% की है, लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बड़ी है। तो इस हिसाब से लगता है कि अगर आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर है इंडिया में बहुत बड़ा होने वाला है। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं, देखिए कि वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें या डाटा अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग जो है कि कितना बड़ा काम कर रहा है कि अमेरिका के अंदर 70% लोग जो है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि खुद का बिजनेस करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को चुनते हैं। ये आप देखिए कि 70% लोग जो हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को चुनते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अपना कैरियर बनाने पे काम करते हैं। तो जिस दिन अगर भारत के अंदर भी अगर डायरेक्ट सेलिंग का आप हम मिलकर अगर जन जन तक लोगों से अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को एक जो है कि मान्यता मिल जाएगी। और डायरेक्ट सेलिंग को देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लेके है कि डायरेक्ट सेलिंग को कोई भी कर सकता है। एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, एक बेरोजगार व्यक्ति भी कर सकता है, गांव का व्यक्ति कर सकता है, रिक्शा चलाने वाला कर सकता है, एक अमीर आदमी एक इंडस्ट्रियल मैन कर सकता है, कोई बिजनेसमैन कर सकता है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। और देन अल्टीमेट पैकेज है। सतीश जी पंडित ने रफ्तार सीडीज के अंदर एक बात कही थी कि मैंने जब लैंडस्केपिंग का काम किया तो मैं लैंडस्केपिंग में हो गया, फिर मैंने कहा कि वहाँ पैसा तो बन रहा था लेकिन नाम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने पेपर्स के अंदर आर्टिकल लिखना शुरू किया। तो जब आर्टिकल लिखना शुरू किया तो उनको नाम तो होने लग गया लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पर नाम भी है और पैसा भी है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक तरीके से अल्टीमेट पैकेज है, एक लाइफ का होल पैकेज है ये। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है कि एक अल्टीमेट पैकेज है। देन बर्क हग्स ने एक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 में कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, आप कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें रिस्क है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई रिस्क नहीं है। आप जी इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आप अपनी मनपसंद के प्रोडक्ट लेते हैं और प्रोडक्ट सारे घर में यूज आने वाले होते हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी करते हैं तो भी उन प्रोडक्ट को यूज करना आपकी मजबूरी है। और आप जब मजबूरी से जब पैसा आने लग जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और उस मजबूरी से कैरियर बन जाए, नाम मिले, आपको सम्मान मिले, पैसा आए, तो आपका एक अल्टीमेट पैकेज मिले। तो बर्क हग्स बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है कि एक रिस्क फ्री बिजनेस है, तो आपको इसलिए भी डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। देन डायरेक्ट सेलिंग में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप अगर कंप्यूटर का, कदम जी की जैसे कि कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं तो कंप्यूटर का एक्सपीरियंस चाहिए।
आज हमारे को कोई अगर कंप्यूटर में कोई भी चैलेंज होता है तो हम सीधा कदम जी को फोन लगाते, सर ये क्या करें। दूसरा, अगर आपको अगर कोई मकान बनाने का वो इंजीनियरिंग का काम करना तो आपको इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। उनको अगर सोलर का बिजनेस है तो सोलर की नॉलेज लेनी चाहिए। अगर आपको टेक्सटाइल का बिजनेस करना है तो कपड़े की टेक्सटाइल की नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपको होलसेल का अगर उसका काम करना है तो कहाँ से माल खरीदेंगे, कैसे बिकेगा, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं लेना होता। आप किसी भी एक्सपीरियंस की पूर्व में आपका कोई भी अनुभव हो, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हो तो यहाँ सारा सब कुछ आपको चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। देन हर व्यक्ति चाहता है कि हर व्यक्ति के जो ड्रीम है वो ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप रोज देखते होंगे कि लोग जो है कि गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद भी लोग रिश्वत लेते हैं, करप्शन चलता है। लेकिन वो करप्शन क्योंकि उनकी सैलरी से उनके सपने पूरी नहीं हो रहे हैं, इसलिए अपने जमीर को बेच के वो ऊपर की इनकम लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है कि अगर हम थोड़ा सा कुछ दिनों से काम करते हैं तो ये सेकंड इनकम के साथ साथ हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये एक पैसिव इनकम में, सेकंड इनकम के साथ शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे पास ये बिजनेस जो हमारे को एक पैसिव इनकम जनरेट कर देता है। तो इसलिए भी हमारे को डायरेक्ट सेलिंग जो है कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी खूबी है। देन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री है ये। देखिए कि आप कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना भी बड़ा कुछ हो, उस शहर का जो है कि वो कितना, उस शहर में कितने बड़े बिजनेसमैन है उसको रिवार्ड नहीं मिलता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक रॉयल्टी बनता है, टेक्निकल बनता है तो उसका सेलिब्रेशन होता है, बड़े बड़े रिवार्ड मिलते हैं और पूरा इंडिया में उसको जान पहचान मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक रिवार्डेबल इंडस्ट्री है। तो डायरेक्ट इसलिए भी अगर रिवार्ड चाहिए तो ये करना चाहिए। और इसके अंदर एक बात बोलते हैं द बिजनेस स्किल ऑफ 21st सेंचुरी में कि 21वीं सदी के व्यवसाय में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार करती है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ दिन तक जब इस डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्री करता है तो एक संपूर्ण मानव बन जाता है। उसमें हर तरह के एजुकेशन, बाकी के बिजनेस में जब आप करेंगे तो उसका सीखना बंद हो जाता है। एक टीचर जो है कि जब जॉब लग जाता है तो उसके बाद वो पढ़ना बंद कर देता है। एक इंजीनियर है कि उसको पढ़ना बंद कर देता है। लेकिन आप ऑफिसों में आप जाके देखते होंगे कि कई सारे क्लर्क्स हैं जो कि वो नौकरी लगने के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है कि ये निरंतर पढ़ने का बिजनेस है। ये एक इस तरीके से एक यूनिक एजुकेशन मिलती है। यहाँ पर लोगों से रिलेशन बनाना सीखा है, लोगों से रिलेशन बनाना सीख लेता है, अपने पूरे फंड मैनेजमेंट सीख लेता है, मेन पावर को मैनेजमेंट सीख लेता है। और प्लस जो है कि कितने बड़े बिजनेस को, इतने बड़े एम्पायर को हैंडल करने की जो एबिलिटी चाहिए, वो सारी एबिलिटी जो है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आने के बाद उसको मिल जाती है। और ऐसे में कई लोगों को मैं जानता हूं जो कि मेरे पास में एक परिचित दोस्त है जिन्होंने साल 6 महीने डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद उन्होंने अपना बिजनेस का एक्सपांशन किया कि यार मेरे को देखिए कि आरसीएम से मेरे पास पैसा आया नहीं आए, लेकिन मुझे आरसीएम करने के बाद में मुझे ये इतनी कलाएं मैं सीख गया, लोगों से बात करने का, बिजनेस एक्सपांशन का, तो उसको मैनेजमेंट सीख गया, इसलिए उसने कई तरह के बिजनेस का एक्सपांशन कर लिया। यानी कि ये एक कंप्लीट मैनेजमेंट सिखाता है। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक यूनिक एजुकेशन देता है। देन देखिए कि लाइफ टाइम पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना। लाइफ टाइम पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो कि मैं पहली बार जब मैंने सूरत में जैसे स्पीच दी थी, मेरे पसीने पसीने हो रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे इस इंडस्ट्रीज में मेरी धीरे जैसे मैं इसमें लगा रहा तो अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, आप बाकी के जगहों पे कहीं पर भी आप अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक अपने आप में एक यूनिक है जो कि व्यक्तिगत जिंदगी हमेशा अपना डेवलपमेंट करता रहता है, अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर रहता है। लोग जो है कि अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह के लाखों रुपए के कोर्स करते हैं, अपने कोच रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि अगर आप इसमें करते हैं तो आपका जिंदगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। देन आपके पास क्या अच्छा और सच्चा, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है कि अच्छा और सच्चा, यहाँ बिजनेस उसी का जो बड़ा चलता है जो अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और लोगों के साथ सच्चा व्यवहार करता है। इस डायरेक्ट बाकी जगहों पे हर जगहों पे जात पात का भेदभाव होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कोई जात पात का भेदभाव कोई खत्म नहीं होता, खत्म हो जाता पूरा। तो यहाँ पर जो है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इसलिए भी एक अच्छा मानव बनाता है।
एक तरीके से आपको एक कंप्लीट मैन बनाया जाता है। कहते हैं कि हमारे पास कोई सबसे बड़ा अगर धर्म है तो मानवता का धर्म है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आपको मानवता का धर्म सिखाती है, इसलिए भी आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो है कि आपको करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, हेल्प इन नेशन डेवलपमेंट, यानी कि बाकी के बिजनेस में आप देखेंगे तो कि कच्चा और पक्के का हिसाब किताब चलता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कच्चे का हिसाब चलता नहीं। यहाँ पर अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी का जो जीएसटी लगता है, और अगर आपकी इनकम आती है तो उस पर भी आपका टीडीएस कटता है, और वो पैसा जो है कि देश के विकास के लिए जाता है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देश की अगर सेवा कर पा रहे नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो इनडायरेक्टली आप एक देश के विकास के लिए आप काम करते हैं और देश के विकास में आप सहयोग देते हैं। तो इसलिए भी हमारे को डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अपॉर्चुनिटी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया आपको नेटवर्क बनाने का आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर कोई डीलरशिप लेते हैं तो एक जगह की, एक स्टेट की मिलती है या एक डिस्ट्रिक्ट की मिलती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आप पूरे इंडिया के अंदर अपना नेटवर्क को फैला सकते हैं। इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि बाकी का आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के भी आप पूरे इंडिया की किसी भी तरह से C&F एजेंसी या नहीं ले सकते हैं, नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जो RCM में जब आते हैं तो RCM में आपको पूरे इंडिया में जो है कि आपको नेटवर्क बनाने का मायता है। देन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ के लिए एक इंश्योरेंस कराता है कि वो मरने के बाद जो है कि मेरा परिवार जो है कि कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका देखा है कि जनरेशन टू जनरेशन का एक इंश्योरेंस करता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन इंश्योरेंस करता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कलेक्टर है, जरूरी नहीं कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक स्टार रूबी है तो स्टार रूबी का बेटा वापस स्टार रूबी ही बनेगा, ये इसकी पावर है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है कि आपका जनरेशन टू जनरेशन आपका इंश्योरेंस करती है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि अगर OP शर्मा जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन OP शर्मा जी इस बिजनेस में नहीं है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर रवि शर्मा जी के इनके पास हो गया, और अभी जो रवि शर्मा जी के पास बड़ी इनकम जा रही है। तो ये अगर वो बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई नौकरी कर रहे होते हैं तो उस पोस्ट के ऊपर उनको नौकरी उस पोस्ट पर नहीं मिलती, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में सेम वो इनकम उनको ट्रांसफर हो गई। इसी तरीके से हमारे साई राम जी चौधरी जो है कि इन्होंने बिजनेस का बिल्ड किया, और इन्होंने बिजनेस बिल्ड करने के बाद ये दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनका बिजनेस इनकी पत्नी को ट्रांसफर हो गया। तो हम जो है कि डायरेक्ट सेलिंग एक जनरेशन टू जनरेशन का इंश्योरेंस है, लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन का इंश्योरेंस है, इसलिए भी हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। और वैसे भी एक बात कहते हैं कि ये कुदरत का नियम है कि व्यक्ति के जब तक हाथ पांव चलते हैं, और ये प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, कभी भूखा कभी भी सोता नहीं, भूखा उठता जरूर है। आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है कि जिस दिन आप बिस्तर पे हो, आपके हाथ पांव काम नहीं करते हो, उस दिन भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज से आपको पैसा आता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो है कि लाइफ टाइम एक इंश्योरेंस है। दूसरा जो है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है कि अपनी स्टोरी लिखने का बिजनेस है। ये जो आप ये देखे होंगे कि मैं जब 5th में पढ़ता था तब का मेरा ये फोटो है कि देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग जो है कि आपकी स्टोरी, खुद की स्टोरी लिखने का बिजनेस है ये। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को जब मैं देखे कि मैंने यहाँ था, इसके बाद जब मैं गांव में मेरे देखिए खेत का फोटो जब रचका हुआ था तब मैं यहाँ बना, ऐसा बना। देन उसके बाद मैंने जैसे कि नौकरी करने लगा तो ये मेरा कच्चा घर है, इस तरह से मैंने यहाँ हुआ। लेकिन जब मैं डायरेक्ट और जब मैंने RCM बिजनेस को ज्वाइन किया और मैंने एक सपना देखा छोटा सा था, ये देखिए कि मैंने घर से लिखा कि RCM से मुझे एक बड़ा सा मकान बनाना है, बड़ा सा एक बनना। मैंने एक सपना देखा, और सपना देखने के बाद में आज जो है कि मेरी पर्सनालिटी जो आपके सामने बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया में, तो ये जो है कि ये आपकी खुद की स्टोरी लिखने का बिजनेस है ये। इसलिए भी अगर जो व्यक्ति एम्बिशियंस है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी कहानियां लिखना चाहते हैं, वो चाहे कि मेरी आने वाली पीढ़ी मेरी कहानियों को मेरे को याद रखे, तो उसलिए भी हमारे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज करना चाहिए। और कहते हैं कि कामयाबी में कहते हैं कि संगत, आदत और गुरु का बड़ा रोल होता है। तो यहां पर जो है कि अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, कहते हैं कि दुनिया में 95% लोग गरीब है और 5% लोग अमीर है। लेकिन जब RCM में जब आते हैं और आप बड़े कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आप कामयाब लोगों की संगत करते हैं, जो अचीवर्स है उनकी संगत करते हैं। जो अचीवर्स है, बड़े बड़े अचीवर्स है, उनके साथ आप
संपर्क रखते हैं तो जब उसकी संगत कहते हैं, एक कहावत है मारवाड़ी में कि कालिया कलर है धोड़ो रहे रंग ने तो गुण आवी आवे, यानी कि उस जब आप अच्छे सफल लोगों के साथ रहेंगे तो उनका कलर नहीं आएगा आपके पास, उनका रंग नहीं आएगा, लेकिन उसके गुण आएंगे। तो आपके पास यहाँ पर एक अच्छी एसोसिएशन मिलती है, और जब अच्छी एसोसिएशन मिलती है तो आप भी कामयाब होते हैं। और वैसे भी बोलते हैं कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं, लेकिन अगर आप कुछ 6 महीने अगर शराबियों के साथ रहेंगे तो लोग, आप भले शराब नहीं पीते हो लेकिन लोग आपको भी शराबी समझने लग जाएंगे। अगर आप किसी जुआरियों के साथ रहते हैं, जुआ खेलते हैं, उसके साथ रहते हैं, 6 महीने अगर आप उनके साथ रहते हैं, भले आप जुआ नहीं खेलते हो लेकिन फिर भी लोग जो है आपको जुआरी समझने लग जाएंगे। लेकिन जब यहाँ कामयाब लोगों के साथ आप रहते हैं तो कामयाब लोगों के साथ रहते हैं तो एक न एक दिन आप भी कामयाब बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक अच्छी संगत मिलती है, इसलिए भी अगर हमारे को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। विवेक बिंद्रा की एक मैं वीडियो देख रहा था तो विवेक बिंद्रा जी ने एक बोला था कि मैं मेरे बच्चे को जरूर डायरेक्ट सेलिंग कराऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अच्छी संगत मिलती है, सोचने को मिलता है, उसको कुछ बड़ा सीखने को मिलता है, इसलिए भी हमारे को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। दूसरा एक बेनिफिट है कि लाइफ टाइम फ्री कोच, यानी कि लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच मिलता है आपको। अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि लाइफ कोच, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स लोग जो हैं कि उनको एक कोच रखते हैं, उसको सिखाने के लिए, उसे दिशा निर्देश देने के लिए कि मैं कैसे करूं, कैसे क्या करूं। अगर हम बात करें तो गुरु वशिष्ठ जो है कि राम के कोच थे, राम के गुरु थे, है ना। स्वामी का विवेकानंद जी के भी गुरु थे, यानी कि इनके भी लाइफ कोच थे। और यहाँ पर जो है कि आपके अपलाइन जो है कि आपको फ्री का कोच मिलता है, वो आपको हर जगह पे आपको गाइड करता है। तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम कोच मिलता है आपको, इसलिए भी आपको ये है जो कि डायरेक्ट सेलिंग आपको करना चाहिए। आप अपने जीवन को, यानी कि जीवन के आपके जितने भी सपने हैं, उन सपनों को अगर पूरा करने के लिए, आपकी जिंदगी के जो भी सपने, उन सपनों को पूरा करने का एक अच्छा सा फुलफिल्ड लाइफ, आपकी लाइफ को जो भी सपने, उन सपनों को पूरा करने का एक माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए भी हमारे को डायरेक्ट सेलिंग हमारे को करनी चाहिए। और मैंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने, जब मैं गांव में रहता था, जब मैं कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा, गांव में पढ़ने के बाद जब मैं भिलवाड़ा आया तो भिलवाड़ा आया तो जब यहाँ शहरों की चकाचौंध को देख के मेरे भी सपने जगे कि मेरा खुद का मकान होना चाहिए, खुद की गाड़ी होनी चाहिए, मैं कुछ बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया, और नौकरी से निकालने के बाद में परिवार में सबसे बड़ा था, परिवार का जिम्मा मेरे पे आ गया। और भिलवाड़ा एक टेक्सटाइल का हब है, मैंने कपड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। 80 रुपये महीने से शुरुआत करके एक हेल्पर के रूप में लगा, धीरे धीरे काम करते करते मैंने सुपरवाइजरी की, कपड़ा काटने का काम किया, प्रोसेसों में कपड़ा चेक करने का वो काम किया। उसके बाद मैंने ग्रेडिंग के, कपड़ा काटने के ठेके लिए, फिर उसके बाद में प्रोसेस चेकिंग के ठेके लिए। प्रोसेस चेकिंग के ठेके लेने के बाद में धीरे धीरे मैं मार्केटिंग में आया, और मार्केटिंग में आने के बाद में जब मैंने वहाँ उसी समय एक लाइब्रेरियन का कोर्स का निकला, और मैंने लाइब्रेरियन का कोर्स किया। और लाइब्रेरियन का कोर्स किया तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल की बात ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही थी कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति 35 से 40 साल तक की एज तक कोई भी नया काम करने का पंगा ले सकता है। 35 से 40 साल की एज के बाद में कोई भी नया काम करने का पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि 35-40 साल की एज के बाद में, 40 साल की एज तक तो क्या होता है कि उसके परिवार में कुछ बड़े जो हैं कि बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं। लेकिन 40 साल की एज के बाद में जो उसके माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसके ऊपर सोशल लायबिलिटी आ जाती है। 35-40 साल की एज के बाद में उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो उसके पास परिवार की लायबिलिटीज आ जाती है, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है और उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। 40 साल के एज के बाद में उस व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, उसकी सोशल लायबिलिटी आ जाती है, तो वो किसी भी नए काम में पंगा नहीं ले सकता। लेकिन अगर कोई भी, और 40 साल एज बाद में व्यक्ति काम नहीं करता, उस व्यक्ति की ब्रांड इमेज काम करती है। तो अगर जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो 35-40 साल की एज तक आप एक अपनी ऐसी ब्रांड इमेज तैयार कर लो कि 40 साल बाद आपको काम करना ही करना पड़े, आपकी ब्रांड इमेज काम करना पड़े,
ब्रांड इमेज काम करे। और मैंने जब ये ऐसा ही जब हुआ तो मैंने सोचा, और मैंने वहाँ से आने के बाद में मैंने मार्केटिंग ज्वाइन किया, और मार्केटिंग ज्वाइन करते करते जब ये बिज़नेस मेरे जीवन में आया तो मैंने इस बिज़नेस को चुना, क्योंकि यहाँ मुझे पता था कि मैं मेहनत खूब कर सकता हूँ। और इस बिज़नेस के पहले 4-5 साल तक मैं मात्र अगर एवरेज 4.5 साल की बात करूँ तो मैं 2 से ढाई घंटे सोता था, बाकी 22-22 घंटे 23-23 घंटे में जग के मैं काम करता था। नौकरी के साथ मैंने पार्ट टाइम इस बिज़नेस को शुरू किया, और जब मेरा स्टार रूबी हो गया था तब मैंने इस बिज़नेस को फुल टाइम करना शुरू किया। तो दोस्तों एक ही मैसेज है कि अगर आप अपने जीवन के अगर सपने पूरा करना चाहते हैं, और जीवन में अगर ये चाहते हैं कि 40 साल 50 साल की एज के बाद में आपको काम नहीं करना पड़े और आपकी ब्रांड इमेज काम करें, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। और यही मैं एक बात कहूँ, थैंक यू रामानंद जी, थैंक यू।